दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ आत्मा की ताप। इसे सैयद हैदर रजा ने लिखा है। मूलतः उनकी आत्मकथा है। आत्मा का ताप उसका ही एक अंश यहाँ पर लिया गया है। तो इस वीडियो में हम सैयद हैदर रजा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ का परिचय पढ़ेंगे और फिर पाठ का पूरा वाचन करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ कठिन महसूस होगा उसका अर्थ, उसका भाव व्याख्या करते हुए हम उसको समझाते जाएंगे। और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें इस पाठ के प्रश्न और उत्तर होंगे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, कक्षा 11 के और दूसरी कक्षाओं के, हिंदी व्याकरण के। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। कला कर्म, कोई भी कला हो, वो बहुत शिद्दत के साथ में ही प्राप्त की जा सकती है। उसको सहेज के रखना और उसके लिए काम करना निश्चित रूप से कठिन तपस्या है। तब जाकर के उसमें कहीं पारंगतता आती है, कहीं सफलता मिलती है। सैयद हैदर रजा, जन्म सन 1922 में बावरिया गांव मध्य प्रदेश में। सम्मान ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर अपनी प्रदर्शनियां करने के बाद वो विदेश में गए। उनको जानने सीखने की ललक उनमें थी और एक अच्छे भारतीय चित्रकार के रूप में वो जाने जाते हैं। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मानीय नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। यानी कि विशिष्ट कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में रजा का नाम आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। यानी कि भारत में हुसैन घूमते रहे। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। दो देशों में रहने के कारण वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ के कल्चर को जानने के बाद अपनी कला में उन्होंने उसे पिरोया। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। ये बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। अब हर रचनाकार की कोई विशिष्टता होती है, तो रजा की विशिष्टता उनका एक बिंदु है, जिस बिंदु को अनेक रूपों में व्याख्यायित करते हैं उनके दृष्टिकोण से। तो समझने के लिए उनकी चित्रकारी को हमें बिंदु को समझना होगा। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था और ये गुरु के कारण है, कोई विशिष्ट प्रभाव है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रुडॉल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीबेयर,
गीती सेन, जॉक लॉन्से, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। यानी कि इन सब ने उनकी चित्रकला को देखा है, उनकी कला को देखा है, तो प्रभावित होकर उन पर लिखा है। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने अपनी चित्रकला को प्रारंभ किया और उसमें अनेक जो संघर्ष आए वो किस तरह से आए और बाद में उन्हें धीरे धीरे कैसे सफलता मिलनी शुरू हुई। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। निश्चित रूप से किसी भी कला में आपकी रुचि है और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो संघर्ष तो है। सबसे पहले तो उस कला को सीखने के लिए संघर्ष है, उसके बाद उस कला को सृजन करने का संघर्ष है और फिर टिके रहने का संघर्ष है। तो तमाम तरह के संघर्ष के बाद एक कलाकार बड़े फलक पर लोगों के सामने आता है। कई बार उसकी तपस्या, उसका संघर्ष हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी प्रतिभा दिखाई देती है। तो वास्तव में उस प्रतिभा की चमक के पीछे अनेक साधनात्मक कठिन परिश्रम की रातें गुजरी होती हैं, संघर्ष गुजरे होते हैं। तो उन सबको भी जान करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब इसका पाठ का अध्ययन करते हैं। आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। नीचे दिया गया है, इन सब का अर्थ क्या क्या है, ये नाम है कुछ। महीने भर में ही मुझे मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। एक तरफ वो अध्यापक बन गए हैं, दूसरी तरफ उनको आगे अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई जो मुंबई जा सकते हैं। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। अब ये विकट समस्या देखिए लेखक के सामने आ गई। इधर से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उधर जहां जाना चाहते थे वो भी उसमें दाखिला बंद हो, क्योंकि विलंब हो गया था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता, यानी कि विलंब हो गया था। जैसे 75% हाजिरी, अटेंडेंस आज की तारीख में अनिवार्य है, तो ऐसे ही वो उस समय गए थे जब 50% समय निकल चुका था, तो हाजिरी कैसे पूरी होती थी। आज की तारीख में तो बहुत सारी जगह बेईमानियाँ हो जाती हैं, लेकिन उस समय इतनी बेईमानियाँ नहीं थी, बहुत मुश्किल था। मतलब जो कोई बड़ा धनाढ़ प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसी के बेटों को, उसी के बच्चों को इस तरह की सुविधाएं, वो भी चोरी छुपे, बड़े ही सलीके के साथ, ताकि किसी को पता न लगे, चुपचाप से दी जाती थी। तो छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की कि ठीक है, अच्छे विद्यार्थी हो तो अमरावती तो आपने छोड़ दिया, अब अकोला में आपको ड्राइंग की नौकरी मिल सकती है, अध्यापक की नौकरी। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, मुंबई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। यानी कि लेखक वहाँ जब चले गए तो एक घनिष्ठता हो गई वहाँ के लोगों से, वातावरण से, माहौल से। और दूसरी बात, उसमें सीखने की एक ललक पैदा हुई कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से और ज़्यादा कुछ सीखूं, अभी नौकरी न करूं कुछ समय के लिए। तो नौकरी की जो पेशकश थी उसको ठुकरा दिया और सीखने के पर्पज से मुंबई रहने का विचार उन्होंने कर लिया। और भी अच्छी बातें यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। यानी कि अपना जो काम करना चाहते हैं उसमें नौकरी मिल गई, ये उनके लिए बड़ी खास और अच्छी बात थी। इससे उसने हौसला मिला उनको। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर था। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया, यानी कि पदोन्नति कर दी उनकी, बड़े पद पर भेज दिया। बड़े पद पर भेज दिया तो वेतन वगैरह भी ज़्यादा मिलने लगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। यानी कि पहले नौकरी करते, उसके बाद खुद पढ़ते और फिर रहने के लिए एक जगह जहां जाते थे। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात
अब ये ऊपर अर्थ है तीनों के, जो अमरावती, गोविंदा और अकोला वगैरह, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं जगह। रात को ही चलाता हूँ, तो तू वहाँ सो सकते हो। यानी कि रात को वो खाली होता है, दिन में वो सोते हैं, रात को टैक्सी चलाते हैं। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यह हत्या की वारदात हुई है। ये एक नई घटना लेखक के सामने घट गई। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई, यानी कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई। क्या करूं? मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूं, जैकब सर्कल में रहता हूं। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। उन्होंने बताया कि मेरी टैक्सी ड्राइवर मित्र रोल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। रोल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी को छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। अब देखिए जीवन का एक नया मोड़, कि वहाँ कुछ घटना हुई, वहाँ से फिर जहाँ वो काम करते थे वहाँ रहने लग गए। लेकिन वहाँ पर सोने के लिए कोई बेड या चारपाई नहीं थी, फर्श पर सोते थे। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा। अब यहाँ देखिए लेखक या काम करने वाले के प्रति जुनून कितना है, कि रात कितनी हो रही है, समय कितना हो रहा है, इसकी उन्हें खबर नहीं है, ध्यान नहीं है। वो अपने काम में इतने लीन है कि 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है और अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये तल्लीनता चाहिए किसी भी काम में लग के सफलता प्राप्त करनी है। तो खैर उन्होंने एक नया ठिकाना उनको दे दिया, उनके चचेरे भाई का एक फ्लैट। उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जैकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। बहुत अच्छा काम करने के कारण उनको ये पदक मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यानी कि परिश्रम किया, अच्छा काम किया, तो धीरे धीरे उनको और अच्छे अवसर मिलते जा रहे हैं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था, यानी कि प्रसिद्ध नहीं थे उस समय, इसलिए उद्घाटन में बुलाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इनके चित्र दिखाई जा सकते हैं। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रोडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उनका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, S.H. रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटों रोज़ काम करने के बाद भी महीनों भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे, जो कि एक ही दिन में मिल गए। और बड़ी राशि थी 40-40 रुपये। और ख़ासतौर से कला को किसी ने तवज्जो दी, ये बहुत बड़ी बात कलाकार के लिए है। पैसा बहुत मायने नहीं है, हालांकि जीवन यापन के लिए वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है। तो लेखक बड़ा ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो उसकी रुचि और बढ़ी कि ऐसे अच्छे चित्र और नए चित्र बनाने चाहिए। और दूसरा जो कमेंट्स था, जो वाक्य था, उससे सीख भी उन्होंने ली। तो वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रतजा। राजा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रोडोल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमुनुएल स्लेगिसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर
लैंग हैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। देखिए ऐसे धीरे धीरे काम अच्छा होता जाता है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान, कबीर दास का दोहा है। तो लेखक के मन में सबसे महत्वपूर्ण बात रजा के मन में ये थी कि सीखना है, बेहतर सीखना, अच्छा सीखना है। तो जो भी राय थी उसमें कुछ ना कुछ वो ऐड करते कि हाँ ये कहा है तो ऐसा करते हैं, ये कहा है तो ऐसा करते हैं, अब की बार ऐसा बनाया तो ऐसा चित्र बनाते हैं। नई चीज़ों को खोज के लाने की, कुछ सीखने की, करते रहने की जो जिज्ञासा, ललक, लगन, मेहनत, परिश्रम उनमें दिखाई देता था, उन्हीं का परिणाम था कि उन्हें बेहतर कुछ मिलता जा रहा था। मेरा काम निखरता गया, वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। यानी कि नौकरी रहते हुए मैं कला को पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा, चित्र नहीं बना पाऊंगा। सन 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, वहाँ सीखने लगा, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता हूँ। वहाँ सीख रहे थे लेकिन अनियमित सीख रहे थे, अब नियमित हो गए। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। क्या क्या घटा वो भी आगे बताया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 47 में आज़ाद हुए, 48 में गांधी जी चले गए, तो ये बड़ी घटना है। लेकिन लेखक कह रहा है मेरे लिए कठिन वर्ष था, क्योंकि मेरे लिए और बड़ी समस्याएं घटी, और हर व्यक्ति के लिए घटी होंगी, लेकिन ये हम लेखक का पाठ पढ़ रहे हैं, रजा जी का, तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहती मेरी माँ का देहांत हो गया, बड़ी घटना है निश्चित रूप से। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे, ये भी बहुत दुखद है। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी, जीवन भी अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था, लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, यानी कि जोश था, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब माता पिता का साया चला जाए सर से तो व्यक्ति टूट जाता है, हिल जाता है, और उसमें सामर्थ्य नहीं रहता है, उसे जुटाने में शक्ति, हौसला, हिम्मत, समय लगता है। और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने लगे, करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, क्रूर घटनाएं घटी इस समय में। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही एक क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था, हमें उससे उभर कर काम में जुट गए। यानी कि हमें स्वीकार करना था जो घटा है वो वास्तव में है, और इसी घटे हुए घटना के माध्यम से गुजर करके ही हमें आगे बढ़ना है और इससे थोड़ा ऊपर निकलना है और काम भी करना है। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ, तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया, घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था, तो ये कला के प्रति समर्पण है किसी भी कलाकार का, किसी भी व्यक्ति का, नेता का, कि उसे हर जगह घूमकर वो अपनी कला को और निखार सके, उसमें गुणवत्ता ला सके। तो लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं बारामूला जा रहा था, लौट रहा था, वहाँ जा रहा था, तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच कुछ पैंटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा कहाँ से आए हो, नाम क्या है। मैंने बता दिया कि मैं रजा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई, उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। तो ये प्रभाव था देखिए नेता की चिट्ठी का एक कलाकार के प्रति। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये बेसरा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि चित्र एक भवन है, एक कमरा है, एक कक्ष है।
तो उसको बनाने के लिए जैसे नींव होती है, फिर उसका आधार होता है, हमें बीम भरते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, छत डालते हैं, तब उसमें रह सकते हैं। तो चित्र भी ऐसा ही है, उसमें इतनी तल्लीनता, इतनी शिद्दत होना चाहिए, सब कुछ हो उसके अंदर, सिर्फ रंग ही रंग नहीं, उसमें रचना हो, उसमें भाव हो। और एक बड़े चित्रकार सेजा के चित्रों को देखने की उनको सलाह दी। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी, जिसके माध्यम से वो बेहतर सीख सकें। रजा अपने स्टूडियो में जैसे पेरिस में चित्र बना रहे हैं, देखिए। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच चय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है, फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा, वान गॉग, गोंगा, पिकासो, मातिस, शागाल और ब्राक। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रश्न हो सकता है कौन कौन से कलाकार उनके पसंदीदा थे रजा जी के, तो ये उत्तर आएगा। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सोई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते हुए एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा, यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी, कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। तो ये एक बड़ी बात है भारत के दृष्टिकोण से कि जो काम करना चाहता है उसके लिए सहयोग के लिए हाथ बढ़ जाते थे, लोग सहयोग करते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। निश्चित रूप से चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अर्थात जब आप काम करोगे तो आपके काम को तवज्जो मिलेगी, बिना मांगे कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से कुछ नहीं मिलता। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो, निश्चित रूप से तब सफलता मिलेगी। और लेखक ये भी कहना चाहता है कि मैंने मुंबई में, अपने गांव में, पेरिस में बहुत कुछ सीखा, हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखते हुए चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। फ्रांस में बड़ी चीज़ें सीखी और तब जा कर के ये चित्रकारी में उनका हाथ, उनकी कूंची चल पाई है, उनके रंग जम पाए हैं। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ जिससे खामी लगती है, जिसमें कमियाँ लगती है। ये बहुत गज़ब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवद गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है। भगवद गीता कहती है तनाव के कारण सब कुछ। आप में तनाव, मतलब तनाव सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। यदि आप में तनाव है कुछ करना है तो आप कुछ कर पाएंगे। यदि आप में तनाव है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों स्थितियों में तनाव काम कर रहा है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है जिसमें आप जागते हैं, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। यानी कि जागृति आपको बचपन नहीं, दूसरे चरणों में भी आती है अगर आप सीखना चाहते हो तो। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी। निश्चित रूप से हताश और निराश आती है। जीवन में अनेक संघर्षों के बाद
समस्याएं हैं, उसके बाद भी यदि व्यक्ति मेहनत करे, परिश्रम करे, लगन हो उसमें करने की, तो वह सफल हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। लेखक के माता पिता चले गए और देश के लिए एक आइकॉन रहे महात्मा गांधी चले गए, तो निश्चित रूप से उनको दुख लगा। लेकिन फिर भी अनेक जटिल, कठिन, संघर्षमय पलों के, क्षणों के अंतर्गत भी उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबने नहीं दिया और काम करते रहे लगातार, और इसी का परिणाम है कि आज हम उनको अध्ययन कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं और उनके चित्रों का अवलोकन कर रहे हैं, उन पर रिसर्च हो रही है, लोग उन पर ब्लॉग तक लिख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ आत्मा की ताप। वीडियो ही संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को, हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं और आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।